गुड डे एवरीवन। आज हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको बहुत सारे लेखक, इतिहासकार और एक्सपर्ट्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे रीजन से। हम लोग पहले देखेंगे क्या रीजंस थे जिसके कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, द पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश सर्व्ड ओनली देयर इंटरेस्ट एंड देयर पॉलिसीज एक्सप्लॉइटेड एवरीवन। Rulers of Indian states, peasants, sepoys, जमींदार, traders and artisans। देखिए, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए ट्रेड करने, तो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था एंड दैट वाज प्रॉफिट। और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए दे डिड नॉट केयर कि उनकी पॉलिसी की वजह से किसका नुकसान होगा। अगर उनको लगा कि उनका प्रॉफिट टैक्स बढ़ाने से ज्यादा होता है तो उन्होंने टैक्स बढ़ाए, चाहे टैक्स पे करने की वजह से हमारे किसान भूखे मरे। उनको अगर लगता था कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब को डिस्ट्रॉय करके, लाखों लोगों को बेरोजगार करके उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, तो दे डिड नॉट केयर, उन्होंने वो किया। उनको लगता था कि अगर आसपास के किंगडम के ऊपर अटैक करके उनके एरियाज, उनकी टेरिटरी को अनेक्स करके उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो दे डिड इट। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इंग्लिश लोगों का सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था कि कैसे भी करके उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, और उसकी वजह से इंडियन सोसाइटी के हर सेक्शन को नुकसान उठाना पड़ रहा था और लोगों में धीरे धीरे एक असंतोष की भावना पैदा होती जा रही थी। सेकेंड पॉइंट, देयर एम्बिशन टू रूल द एंटायर इंडिया ब्रॉट देम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स कॉन्स्टेंटली। देखिए, जब से इंग्लिश लोगों ने बंगाल में 1757 के आसपास कदम रखे और अपने पैर जमाए, तो उनके दिमाग में एक एम्बिशन आ गई थी कि अब हमको पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर रूल करना है, जो हो जाए चाहे। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने हमेशा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश की। अब ऑब्वियसली जब उनका राज्य बढ़ेगा तो जो आसपास के जो किंगडम्स हैं, जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, जो लोकल रूलर्स हैं, जो उनके जो किंगडम्स हैं, वो हमेशा क्या होंगे, छोटे होते रहेंगे। इंग्लिश लोगों ने जितनी बार अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश की, उतनी बार जो आसपास के रूलर्स हैं उनका जो किंगडम था वो छोटा होता गया, जिसकी वजह से लोकल रूलर्स कंपनी के दुश्मन बन गए। दूसरा, फर्दर द ब्रिटिशर्स नेवर केप्ट देयर प्रोमिसेस एंड ऑफन वायलेटेड द ट्रीटीज दे साइंड, दिस एंटेगनाइज्ड द रूलर्स। दूसरा क्या था कि ब्रिटिश लोगों ने जो लोकल रूलर्स के जितने भी वादे किए, जितनी भी ट्रीटीज साइन की, उन्होंने उनका सम्मान कभी नहीं किया। उन्होंने नाउ एंड अगेन उनको वायलेट किया, और जिसकी वजह से लोकल रूलर्स में एक एनमिटी की भावना कंपनी के प्रति पैदा हो गई। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे हम लोग। पीजेंट्स वर लेबरिंग एंड स्टार्विंग अंडर हैवी टैक्सेस। जो किसान लोग थे उनके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे कि अब वो भूखे मर रहे थे। द एंटायर ट्रेड एंड कॉमर्स वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। और जितना भी ट्रेड और कॉमर्स इंडिया का था, जिसके लिए इंडिया बहुत सालों से फेमस था, उसको सिस्टमैटिकली इंग्लिश लोगों ने धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय किया। अब यहाँ पे एक बात करने वाली चीज ये है कि इंग्लिश लोगों ने ऐसा क्यों किया। इंग्लिश लोग क्यों चाहते थे कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत थी, तो यानी इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था। तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ सामान मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएगा, जैसे मान लो कि अगर इंडिया में कपड़ा बनना बंद हो जाए, लेकिन इंडिया में कपड़े की डिमांड तो बंद नहीं होगी ना, लोग अभी भी कपड़े पहनेंगे, तो फिर वो कपड़ा आएगा कहाँ से? वो कपड़ा फिर आएगा ब्रिटेन से। अगर ब्रिटेन से कपड़ा यहाँ आएगा तो यहाँ से ब्रिटेन में क्या जाएगा? पैसा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उनका फायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। यहाँ के ट्रेड एंड जो भी व्यापार के लिए इंडिया फेमस थी, वो पूरा का पूरा व्यापार उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने बोला सारा व्यापार हम करेंगे, सारी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ हम करेंगे, तुम लोग सिर्फ खरीदो और हमको फायदा दो। और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो यही हुआ कि भाई ब्रिटेन को फायदा होना शुरू हुआ और इंडिया के लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ। दूसरा क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग लगे हुए थे, अब उनका रोजगार उनसे छीन लिया गया। एंड सिमिलरली एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर्ड अंडर देयर रूल। और इसी तरीके से इंडियन सोसाइटी के हर सेक्शन को नुकसान होना शुरू हुआ एंड दे स्टार्टेड टू सफर अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे चलते हैं।
The sepoys, who were also a part of the Indian society, played the most important role in starting and sustaining the mutiny of 1857. जो सिपाही लोग, जो कंपनी के एम्प्लॉयज तो थे, जो कंपनी में काम तो करते थे, लेकिन वो फिर भी भारतीय समाज का एक हिस्सा थे, और इन्हीं लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को शुरू करने में और उसको सस्टेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया. इंडियन सिपाहीज इन द ब्रिटिश आर्मी was always paid far less than their English counterpart. और उनमें असंतोष की भावना का एक सबसे बड़ी जो वजह ये थी कि एक इंडियन सिपाही है और एक ब्रिटिश सिपाही है, अगर दोनों साथ भी लगते हैं कंपनी में काम करने, सेम रैंक पे भी अगर काम करते हैं, तो इंडियन सिपाही को ब्रिटिश सिपाही के मुकाबले हमेशा कम पैसे में रखा जाएगा, उसको हमेशा जो पे मिलेगी वो कम मिलेगी. उसके ऊपर से क्या हुआ कि देन देयर फॉरेन सर्विस अलाउंस वाज डिसकंटिन्यूड. फिर क्या हुआ कि पहले होता ये था कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई सैनिक है, अगर वो पंजाब में जाके काम करता है तो उसको फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलता था, यानी बाहर काम करने का एक भत्ता मिलता था. तो कंपनी ने वो भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब उसकी इनकम और भी कम हो गई. यहां तक सब ठीक था. अब क्या चीजें हुई, बट व्हेन वर्किंग इन द कंपनी बिगन टू कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद देयर रिलीजियस बिलीफ्स, इट मेड देम कंटेम्प द कंपनी इवन मोर. पैसे की चीजों तो चलो ठीक था कि उनकी अर्निंग्स कम हुई है, लेकिन जब कंपनी में काम करने से सिपाहियों को ऐसा लगने लग गया कि उनका धर्म ही खतरे में है, तो अब उन्होंने कंपनी को और भी कंटेम्प्ट करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, द हिंदूज वर फॉरबिडन एट दैट टाइम टू क्रॉस द सी. In 1856, General Service Enlistment Act was passed, which required that all recruits of the Bengal Army would have to give an undertaking to serve anywhere, even beyond the seas. देखिए, कंपनी की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से जो कंपनी के जवान थे उनको ऐसा लगा कि उनका धर्म खतरे में है या कंपनी उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है. जैसे कि उस टाइम पे हिंदू धर्म में ये चीज थी, ये चीज मानी जाती थी कि अगर तुम समुद्र पार करके कहीं जाते हो तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. और 1856 में कंपनी ने एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया, जिसके अकॉर्डिंग बंगाल आर्मी में जो भी नया सिपाही आएगा उसको एक अंडरटेकिंग, उसको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, उसको लिख के देना पड़ेगा कि जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी और जहां भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो वहीं सर्व करेगा. अगर समुद्र के पार भी उसको जाना पड़ा तो वो जाएगा. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हिंदू लोग थे उनको ऐसा लगा कि कंपनी उनके धर्म के खिलाफ काम करना चाह रही है, उनका धर्म भ्रष्ट करना चाह रही है. एंड सम अदर रूमर्स कन्विंस देम दैट देयर रिलीजन वाज इन ग्रेव डेंजर. और इसी तरह के बहुत सारे रूमर्स कंपनी में फैलने शुरू हो गए और सिपाहियों को लगा कि यार कंपनी हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है या हमको ईसाइयों में बदलना चाहती है. दिस सिमरिंग डिसकंटेंट इन द होल सोसाइटी बस्ट इनटू अ वायलेंट रिवोल्ट इन 1857. और ये छोटी छोटी चीजें ही 1857 के रिवोल्ट का कारण बनी. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. स्टार्टिंग ऑफ द रिवोल्ट. तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि रिवोल्ट एक्चुअली शुरू कहां से हुआ. ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा था, लोगों में कंपनी के प्रति घृणा बढ़ती जा रही थी उन रीजंस की वजह से, लेकिन वो कौन सा इमीडिएट रीजन था जिसकी वजह से एकदम ये रिवोल्ट भड़क उठा. द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड न्यू एनफील्ड राइफल्स and it was rumored that the cartridges of the new rifles that were to be bitten off before loading into the rifle were greased with cow and pig fat. कंपनी ने क्या किया कि अपने सिपाहियों के लिए नई एनफील्ड राइफल्स कंपनी लेके आई और ऐसी अफवाह फैलनी शुरू हो गई कंपनी में कि इस एनफील्ड राइफल्स की जो बुलेट है उसके ऊपर का जो रैपर है उसके ऊपर काव और पिग का फैट लगा हुआ है और वो रैपर मुंह से फाड़ के तब उसकी बुलेट को राइफल में लोड करना पड़ेगा. जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हिंदू और मुस्लिम सेक्शंस थे कंपनी की आर्मी में, उनको लगा कि अब उनका धर्म नहीं बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदू लोग तो काऊ का कोई भी पार्ट खा ही नहीं सकते हैं और पिग से बनी हुई कोई भी चीज खाना भी मुस्लिम लोगों के धर्म में हराम माना जाता है. Sepoys in different parts of the country began to refuse to accept the new rifles and they were punished. इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी में जो सिपाही थे उन लोगों ने नई राइफल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कंपनी ने इसकी वजह से उनको पनिशमेंट देनी शुरू कर दी. A young सिपाही of 34th Native Infantry, मंगल पांडे, shot his officer at बैरकपुर.
और इसी के चलते क्या हुआ कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था मंगल पांडे, उसने क्या किया कि अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी बैरकपुर में। ही वॉज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन April 8, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को। On 24 April 1857, the man of 3rd Native Cavalry refused to accept the greased cartridges. 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवलरी के लोगों ने भी वो जो कार्टेजेस थी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। The company took action against them, which fueled the general resentment against the English, and a mutiny broke out on 10th May, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब उन लोगों ने नई बुलेट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो कंपनी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और जिसकी वजह से सारे के सारे सिपाही एक साथ भड़क उठे। द सिपाहीज मार्च टुवर्ड्स दिल्ली एंड द लोकल इन्फेंट्री जॉइंड देम। ये काम हुआ मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को। जो 3rd नेटिव कैवलरी ने ग्रीस कार्टेजेस एक्सेप्ट करने से मना किया और फिर उनके खिलाफ कंपनी ने एक्शन लिया और एक जनरल रिजेंटमेंट और सिपाही सारे के सारे कंपनी के खिलाफ भड़क उठे। ये जो एक्ट हुआ वो हुआ मेरठ में और मेरठ के सारे सिपाही मिलकर दिल्ली की तरफ इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। जब ये दिल्ली पहुंचे तो जो वहां के जो लोकल सिपाही थे उन लोगों ने भी इन लोगों को ज्वाइन किया और इस तरीके से अब रिवोल्ट एक फुल फ्लेज स्टेट में होना शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिवोल्ट गॉट पॉलिटिकल कलर्स इन दिल्ली। अब यहां तक तो सिर्फ ये था कि कुछ सिपाहियों ने रिवोल्ट शुरू किया है, रिवोल्ट भी नहीं इसको बोलेंगे, कि कुछ सिपाहियों ने एक छोटा सा एक्ट किया है, यहां तक सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन ये इतना बड़ा रिवोल्ट, इतने बड़े स्केल पे रिवोल्ट कैसे बना, कैसे इसको एक राजनीतिक रंग मिला, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से ये रिवोल्ट को एक स्ट्रेंथ मिली और जिसकी वजह से इतने बड़े स्केल पे हो पाया। क्योंकि सिर्फ एक एरिया में कुछ अगर सैनिकों ने कोई काम किया, मेरठ में या दिल्ली में कुछ सैनिकों ने अगर कंपनी के खिलाफ थोड़े बहुत लोगों को मार के और थोड़ा बहुत एरिया कब्जा लिया तो उसकी वजह से इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं हो पाता था। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें बीच में ऐसी हुई जिसकी वजह से इस रिवोल्ट को स्ट्रेंथ मिली और ये पैन इंडिया लेवल पे होना शुरू हो गया। Sepoys captured Delhi soon and proclaimed Bahadur Shah as their leader. This simple act transformed a mutiny of soldiers into a revolt. तो जैसे ही सिपाही दिल्ली पहुंचे उन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह जो मुगल एम्परर थे उनको अपना लीडर घोषित कर दिया। अब बहादुर शाह क्या थे कि वो लास्ट मुगल एम्परर थे और मुगल एम्परर एक पूरे इंडिया का एक सिंबल था। तो अगर मुगल एम्परर उस एक छोटी सी म्यूटनी का अगर लीडर बन गया तो उस छोटी सी म्यूटनी को एक स्ट्रेंथ मिल गई और म्यूटनी एक रिवोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई। Bahadur Shah wrote letters to the rulers in different areas to join the revolt and it spread quickly all over India. और बहादुर शाह ने क्या किया कि जो अलग अलग रूलर्स थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उन लोगों को लेटर लिखने शुरू किए और उनको एनकरेज किया, उनको उकसाया कि कंपनी के खिलाफ इस रिवोल्ट में उनका वो साथ दें। जिसकी वजह से क्या हुआ कि रिवोल्ट को एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली, रिवोल्ट एक पैन इंडिया लेवल पे होना शुरू हो गया और एक छोटी सी जो एक म्यूटनी कुछ सैनिकों ने मिलकर शुरू की थी वो एक रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गई। अब नीचे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं कि किस किस एरिया में कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर था जिसने सैनिकों को लीड किया। जैसे बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखे हैं कि कौन कौन से लीडर किस किस पार्ट ऑफ इंडिया में एक्टिव थे और उन्होंने लोगों को लीड किया इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो एक क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। बाकी क्वेश्चन ये बनता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक जो छोटी सी म्यूटनी थी उसको रिवोल्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत थी और सैनिकों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से छोटी सी म्यूटनी एक रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे 1857 के रिवोल्ट के हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। एक और वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे कैसे इंग्लिश लोगों ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया और अपनी अथॉरिटी को रिस्टैब्लिश किया इंडिया में। तो उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड लक, वर्क हार्ड एंड आई होप दैट आई विल सी यू सून।